हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 को कवर करेंगे, राजस्थान एक्ट 1950 के। चैप्टर 9 बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के रिगार्डिंग कि क्या ऑफेंसेस और उसकी क्या पेनल्टीज़ है, वो चैप्टर 9 हमें बताता है। चैप्टर 9 की रेंज है सेक्शन 54 से 70 तक की। चैप्टर 9 सेक्शन 54 से 70 तक के सेक्शन को कवर करता है। सेक्शन 54 बात करता है पेनल्टी फॉर अनलॉफुल इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, पोजेशन। कोई मतलब कोई अनलॉफुल तरीके से इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर कर रहा है, पोजीशन में रख रहा है, तो उसकी क्या पेनल्टी है। हुएवर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट, जो इस एक्ट का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, और ऑफ एनी रूल, और किसी रूल को और किसी ऑर्डर को, और फॉर एनी लाइसेंस, परमिट और पास ग्रांटेड, जो लाइसेंस परमिट पास हमें इस एक्ट में ग्रांट किया गया, उनको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है। किसमें? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कलेक्ट और पोजीशन में ऑफ एनी एक्साइसेबल आर्टिकल तब, कल्टीवेशन एनी हेम्प प्लांट के लिए तब, और कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है एनी डिस्टिलरी, पॉट स्टिल, ब्रूअरी, और यूज़ कर रहा है कि अपने पास रखा है, पोजीशन में रख रहा है एनी मटेरियल, यूटेंसिल, ठीक है, तब जो मैन्युफैक्चर पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है एक्साइसेबल आर्टिकल के लिए। बट यहाँ लिखा है अदर देन तारी, तो वो ये जो मैन्युफैक्चर के लिए अलग किसको हटाया दिया इसमें से, अदर देन तारी। और रिमूव्स एनी एक्सेसिबल आर्टिकल फ्रॉम एनी डिस्टिलरी, पॉट्स, ब्रूअरी और वेयर हाउस जो स्टैब्लिश्ड है और लाइसेंस्ड है इस एक्ट के अंदर, और बॉटल एनी लीकर फॉर द पर्पस ऑफ सेल। एंड जी पॉइंट बात कर रहा है टैप और एनी ड्रॉ तारी फ्रॉम एनी तारी प्रोड्यूसिंग ट्री, जहाँ से तारी को क्या लिखा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, निकाला जा रहा है उसके रस को, ठीक है। शैल बी, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच नॉट लेस देन 6 months बट which may extend to 3 year and with the fine of 20,000 rupees or 5 times of the loss of excise duty whichever is high। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो। अब देखिए इसमें क्या है, 6 month से लेके कब तक होगी, 3 साल तक, 6 महीने से लेके 3 साल तक की आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है। फाइन के रिगार्डिंग बोला है। एंड का मतलब यहाँ पर है, एंड का मतलब है कंपलसरी है कि आपको इम्प्रिजमेंट तो होगी, साथ ही साथ में आपको फ़ाइन भी पे करना है, कंपलसरी है। अगर वर्ड यहाँ और यूज़ होता तो क्या होता, ये ऑप्शनल है कोर्ट के लिए कि वो फ़ाइन इम्पोज करे या ना करे, बट वर्ड यहाँ ऑलरेडी एंड लिखा है तो ये कंपलसेशन पे आ जाता है। इसलिए कभी भी हम डायरेक्ट पढ़े पनिशमेंट के लिए लिखे तो हमें ये मार्क कर लेना चाहिए, सर्कल कर लेना चाहिए कि एंड लिखा है या और लिखा है। एंड में क्या लिखा है, 20,000 रुपीज़ और 5 times जो हमारा क्या लॉस हुआ एक्साइज ड्यूटी में, वो आपको 5 टाइम वो देना होगा, या दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो फाइन आपको क्या करना होगा, पे करना होगा। और इम्प्रिजमेंट के रिगार्डिंग 6 महीने से 3 साल के लिए बताइए। प्रोवाइडेड इसका कहता है दैट इफ़ द क्वांटिटी ऑफ अ लीकर, जो क्वांटिटी ऑफ लीकर हमने फाउंड की अभी क्लॉज ए के अंदर, जो हमने कहा था इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में, देखिए क्लॉज ए में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर के रिगार्डिंग जो एक्साइसेबल आर्टिकल है वो हम फाउंड करते हैं, तब हमें कोई लिकर ना वहाँ मिलती है जो उसकी क्या हो रही है, एक्सीड कर रहा है वो 50 बल्क लीटर से। वो जो लिकर है वो एक्सीड करता है 50 बल्क लीटर से, तो वो पर्सन अब क्या होगा, गिल्टी होगा। द ऑफेंस शैल पनिशेबल, या क्लॉज ए के लिए ही बात की गई है बस, कि अगर वो हमें लिकर वहाँ पर 50 बल्क लीटर से ज़्यादा मिल रही है तो वहाँ पर वो पर्सन पनिशेबल होगा 3 years to 5 years, और फाइन के रिगार्डिंग में होगा 20,000 रुपीज़ टू 10 times विच एवर इज़ हायर। दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो उसको कितना लगेगा, फ़ाइन लगेगा। एंड लिखा है ना, इसमें भी फ़ाइन क्या है, कंपलसरी, और जो इम्प्रिजमेंट है 3 year से 5 year तक की हो सकती है। अब सेक्शन 54A बात करता है, सेक्शन 54 को हमने ऐड किया था 2000 के अंदर। सेक्शन 54 बताता है ऑनर, जो ऑनर है, जो मालिक है किसी फॉर एनिमल, क्राफ्ट, वेसल, मोटर वेसल, एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस डीम टू बी गिल्टी ऑफ सर्टेन है, उसको हम क्या माना है कि वो गिल्टी है, डीम्ड माना गया कि वो भी ना गलत है। जो ये कन्वीनियंस की जो भी माध्यम है आप उसको यूज़ करके कोई ऑफेंस कर रहे हो तो आपको क्या माना जाएगा, जो उसका ऑनर है कि वो भी क्या है, गिल्टी है। where any animal, craft vessel, motor vessel, any other means of a conveyance is used in the commission of offense under this act,
इस एक्ट के अंदर कोई कमीशन कर रहा है कोई इस ऑफेंस को, तो क्या माना जाएगा, वो पर्सन भी गिल्टी माना जाएगा एंड इज लायबल टू कॉन्ट्राफिक्शन कन्फिक्शन और एंड द ऑनर देयरफॉर एक्सेप्ट, यहाँ इंपॉर्टेंट आ गई कि इसका एक एक्सेप्शन भी बता रहे हैं, except in the case of motor vehicle or other means of convenience being used by the central government, state government or any of the undertaking। इनको छोड़ के वे जो मोटर व्हीकल या अदर मीन्स ऑफ कन्वीनियंस हम यूज़ कर रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या उनके अंडरटेकिंग के द्वारा है, तो आप उनको छोड़ के उसके अलावा जो भी है वो क्या होगा, डीम टू बी गिल्टी होगा इस ऑफेंस के अंडर। एंड सच ऑनर शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। वो जो ऑनर है उसको क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा, बट अनलेस जब तक कि वो ये ना सेटिस्फाई कर दे कोर्ट को कि दैट ही हैज़ नो रीज़न टू बिलीव दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन और लाइकली टू बी कमिटेड, कि उसे तो पता ही नहीं था कि ये ऑफेंस होने वाला है, ये ऐसा हो गया है, ठीक है। एंड ही हैड एक्सरसाइज ड्यू केयर, और उसने उसके प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, प्रिवेंशन के रिगार्डिंग ड्यू केयर की है, ठीक है, सावधानी बरती है। अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसे रिलीज़ कर सकता है, वरना हम उसको क्या डीम मान लेते हैं कि वो भी क्या है, गिल्टी है। अब हम सेक्शन 54B की बात करते हैं। सेक्शन 54B को 2007 के अंदर ऐड किया है। 2007 में हमने सेक्शन 24B को, कैपिटल बी को ऐड किया है। ये बात करता है पेनल्टी फॉर अल्टरेशन रिजल्टिंग इन डेथ। मतलब कुछ चीज़ें जैसे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हो गए, लीकर हो गए, उसमें आप क्या कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो, कुछ मिलावट कर रहे हो, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, डेथ हो रही है पर्सन की, तो उसमें आपकी पेनल्टी को सेक्शन 54B बताता है। हुएवर मिक्स और परमिट टू मिक्सड विथ एनी लीकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, एनी नॉक्सियस सब्सटेंस, कोई नॉक्सियस सब्सटेंस ऐड कर रहा है, और एनी सब्सटेंस विच इज़ लाइकली टू कॉज डिसेबिलिटी, उससे क्या क्या हो सकता है, उससे डिसेबिलिटी हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है और डेथ हो सकती है। 3 चीज़ बताइए, डिसेबिलिटी, ग्रीवियस हर्ट और डेथ टू ह्यूमन बीइंग शैल ऑन कन्विक्शन बी पनिशेबल, वो क्या होगा, उसे पनिशमेंट की जाएगी। फर्स्ट पॉइंट बात करता है इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ सच एक्ट डेथ इज़ कॉज्ड। फर्स्ट पॉइंट हमें डेथ की रिगार्डिंग बात कर रहा है। सेकंड क्लोज हमें डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात कर रहा है। थर्ड पॉइंट हमें अदर केसेस की रिगार्डिंग बात कर रहा है। अगर डेथ होती है तब पनिशमेंट क्या है, तब पनिशमेंट है 2 साल, 2 ईयर, 2 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट तक, और फाइन है 1 लाख से 10 लाख तक। यहाँ पर एंड है तो फाइन भी कंपलसरी है, ठीक है। और जो डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट है उसमें फ़ाइन कितना लगेगा, 2 ईयर्स, जो 2 साल से लेके 2 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड 50,000 टू 5 लाख रुपीज़, ये उसकी फ़ाइन है अगर ग्रीवियस हर्ट हो रहा है और डिसेबिलिटी हो रही है तब। थर्ड पॉइंट बात कर रहा है अदर केस में क्या होगा, अदर केस के अंदर फ़ाइन लगेगा 1 ईयर, इम्प्रिजमेंट होगा 1 ईयर टू 10 ईयर, और फाइन होगी इसकी 50,000 टू 2,50,000। यहाँ पर सब में फ़ाइन क्या है, एंड में आ रहा है, ठीक है, तो फ़ाइन क्या है, कंपलसरी है। अब सब सेक्शन सेकेंड बात करता है whoever omit to take reasonable precaution, जिसे प्रिकॉशन लेना चाहिए था उसने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया, सावधानी बरतनी चाहिए थी पर उसने उसमें क्या कर दिया, लोप कर दिया। टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ एनी noxious substance or any substance which is likely to cause disability, grievous hurt or death to human being with any liquor, intoxicating drug shall on conviction be punishable। अब फर्स्ट पॉइंट हमको क्या बात कर रहा है कि जो कोई मिक्स कर रहा है, ठीक है, उसको उनको पनिशमेंट के लिए बात कर रहा है, और जिस पर्सन के पास क्या मतलब जो रिस्पॉन्सिबल था प्रिकॉशन के रिगार्डिंग पर वो जानबूझ के भी क्या कर रहा है, ओमिट कर रहा है तो उस पर्सन के लिए क्या किया जाएगा, उसको पनिशमेंट किस तरह से दी जाएगी। अगर फर्स्ट पॉइंट बात कर रहा है कि अगर उसमें डेथ हो जाती है, उससे डेथ हो जाती है, तब जब डेथ कॉज हो जाती है तो उसकी पनिशमेंट क्या है, 2 ईयर
टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, एंड जो फाइन है वो 1 लाख टू 10 लाख तक का होगा। अब इसका सेकंड पॉइंट कहता है अगर उससे क्या हो जाती है, उस ओमिशन से क्या होती है डिसेबिलिटी या ग्रीवियस हर्ट हो रही है, यहाँ ओमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब उसके लिए पनिशमेंट है 2 ईयर टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड 50,000 रुपीज़ टू 5 लाख रुपीज़। यहाँ मिनिमम टू मैक्सिमम मैं आपको पनिशमेंट बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट बात कर रहा है अदर केस में क्या होगा। अदर केस में इम्प्रिजमेंट होगी 1 ईयर टू 10 ईयर एंड फाइन होगा 50,000 रुपीज़ टू 2,50,000 रुपीज़। अब जो सबसेक्शन 3 कहता है whoever possess any liquor intoxicating drugs in which any liquor or intoxicating drug in which any substance referred to in subsection 1 is mixed। अगर जो हमने सबसेक्शन 1 के अंदर जो बात की थी कि नॉसियस सब्सटेंस ऐड किया है, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए सही नहीं है, वो अगर मिक्स होता है और नोइंग दैट सच सब्सटेंस इज मिक्स, और उसके पता है कि वो सब्सटेंस मिक्स किया गया है विथ सच लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, और सर उस पर्सन को पता भी है और फिर भी उसने क्या किया, उसे अपने पोजीशन में रखा हुआ है, तो उसने अपने पोजीशन में रखा हुआ है तो उसके लिए क्या होगा, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा 1 ईयर टू 10 ईयर एंड 1 लाख रुपीज़ का फाइन होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 54C द एक्सप्रेशन ग्रीवियस हर्ट शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 320 ऑफ IPC। जो IPC के अंदर हम ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं 320 के अंदर, वही सेम डेफिनेशन हम यहाँ पर सेक्शन 54C में पढ़ी जाएगी। अब हम सेक्शन 54C बात करते हैं। सेक्शन 54 कैपिटल C को ऐड किया है 2007 के अंदर। ऑर्डर टू पे कंपनसेशन के रिगार्डिंग हमको सेक्शन 54C बात करता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC में जो भी बात है उसके अलावा द कोर्ट व्हेन पासिंग द जजमेंट इन द केस फॉलिंग अंडर सेक्शन 54B may if it satisfy that death, grievous hurt or disability or other injury has been caused to any person or person by consumption of liquor, intoxicating drug are sold in any place, order the person who sold the liquor, कोर्ट क्या कर सकती है, उसको ऑर्डर किया जाएगा कि जो लिकर है, इंटॉक्सिकेटेड ड्रग है, वेदर और नॉट ही इज़ कन्विक्टेड, भले वो कन्विक्टेड हुआ है या नहीं, फॉर द ऑफेंस ऑफ, जो ऑफेंस किसके अंदर 54B के अंदर, टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन सच अमाउंट एज इट थिंक जस्ट फॉर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उनको सही लगता है, किनको, कोर्ट को जो सही लगता है, किसको पे करे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीट, अगर वो मर गया है तो उसके डिसीज को लीगल पर्सन को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आपको पे करना होगा कंपनसेशन, और टू द पर्सन, ठीक है, अगर उसको क्या हो गया, वो ग्रीवियस हर्ट हुआ है, डिसेबिलिटी में है, तो उस पर्सन को खुद को, पर्सन टू द होम द ग्रीवियस हर्ट और डिसेबिलिटी हैज़ बीन कॉज्ड, तो उस पर्सन को खुद को आपको क्या कंपनसेशन करना है। यहाँ कंपनसेशन के लिए बोल रहे हैं कि अगर उस पर्सन की डेथ हो गई तो उसको कोर्ट क्या करेगी, जिस पर्सन को मना कर दिया कि आप सोल्ड नहीं करेंगे, पर उसके ऊपर कंपनसेशन कोर्ट लगाती है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पर्सन को क्या करना होगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो कंपनसेशन पे करना होगा, और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट के केस में उस पर्सन को खुद को उसको क्या करना होगा, कंपनसेशन पे करना होगा जो विक्टिम है उसके। यहाँ वर्ड मैंने विक्टिम यूज़ किया है इसलिए ताकि आपको इजीली समझ में आए कि यहाँ विक्टिम क्यों, क्योंकि उसको क्या किया गया है, वो लिकर, वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग पिलाई गई है जो मिक्स्ड है, और वो पर्सन जानता है कि इसमें हमने मिक्स किया है। अब इसका प्रोवाइडेड बात करता है that the amount of a compensation order to be paid under this section shall not be less than shall not be less than 3 लाख रुपीज़, कितने, 3 लाख से कम का नहीं होगा। किस केस में, अगर वो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कंपनसेशन 3 लाख रुपए किसके लिए बता रहे हैं, डेथ के केस में 3 लाख रुपीज़ है,
और ग्रीवियस हर्ट और डिसेबिलिटी के लिए है 2 लाख रुपीज़ ग्रीवियस हर्ट और डिसेबिलिटी के लिए। और अदर केस में आ जाएगा 20,000 रुपीज़, अदर केस में हो जाएगा 20,000 रुपीज़। ये क्या हो गई, कंपनसेशन की अमाउंट हो गई। ये प्रोवाइडेड फर्स्ट बताता है। सेकंड प्रोवाइडेड कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इज सोल्ड इन अ लाइसेंस्ड शॉप। अगर आपने वो क्या कर दिए, सोल्ड किए लाइसेंस शॉप में, द लाइबिलिटी टू पे द कंपनसेशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी ऑन द लाइसेंसी। अगर किसी पर्सन ने लाइसेंस्ड जिस शॉप को लाइसेंस मिला वहाँ पर वो लीकर और इंटॉक्सिकेटेड ड्रग सोल्ड कर दिया, तो अब ये कंपनसेशन पे करने की लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी, लाइसेंसी। जिसके पास लाइसेंस है उस पर्सन की ये लाइबिलिटी हो जाएगी। तो ये जो प्रोविज़न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका सबसेक्शन सेकंड बात करता है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के जो ऑर्डर मतलब कंपनसेशन के रिगार्डिंग कि कोर्ट कंपनसेशन दे सकते हैं जस्ट जो कोर्ट ने कहा है, बट अगर उससे वो अग्रीव्ड है वो पर्सन, ठीक है, उससे कोर्ट की वो जो बात है ऑर्डर है वो सही नहीं लग रही, तो वो क्या करेगा, मे विद इन 30 डे, कि 30 दिन के अंदर, यहाँ टाइम पीरियड बताया गया है 30 डे, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर क्या है, प्रेफर द अपील टू द हाई कोर्ट। तो अपील कहाँ प्रेफर कर सकता है, हाई कोर्ट पे अपील लगा सकता है। अब इसमें प्रोवाइडेड कहता है दैट नो सच अपील शैल बी लाई अनलेस द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 इज डिपॉजिटेड इन द कोर्ट विच पास्ड सच ऑर्डर। अब यहाँ पे बहुत इजीली बताती हूँ कि आपने क्या किया, आप कुछ मिक्स कर दिया लिकर के अंदर और आपने किसी पर्सन को सोल्ड कर दिया और उससे उस पर्सन को डेथ कॉज हो सकती है, ठीक है, डिसेबिलिटी हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल उस पर्सन को ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो ग्रीवियस हर्ट होने की वजह से आप पे कोर्ट ने पेनल्टी इम्पोज करी, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रीवियस हर्ट और डिसेबिलिटी के केस में 2 लाख तक की हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने आपको 1 लाख रुपए की कंपनसेशन के लिए ऑर्डर दिया है, आप सेटिस्फाई नहीं, तो आपने कहाँ चले गए, आप चले गए हाई कोर्ट में। पर ये प्रोवाइडेड कह रहा है आप हाई कोर्ट में तभी जा सकते हो जब तक आपने जो 1 लाख रुपए का ऑर्डर दिया था लोअर कोर्ट ने, जब तक वो आप क्या नहीं करते हो, डिपॉजिट नहीं कर देते हो कोर्ट में, तब तक के लिए आप क्या नहीं जा सकते हो, हायर कोर्ट के पास, अपील के पास नहीं जा सकते। पहले आपको वो अमाउंट क्या करना होगा, डिपॉजिट करना होगा कोर्ट में। अब प्रोवाइडेड फर्दर कहता है दैट द हाई कोर्ट में entertain the appeal after the expiry of the said period of 30 days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in the time। हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि 30 दिन का टाइम है, ठीक है, आप अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर, तो हाई कोर्ट चाहे तो वो टाइम पीरियड को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जब वो सेटिस्फाई हो कि एपिलेंट वॉज प्रिवेंटेड बाय द सफिशिएंट कॉज, कोई सफिशिएंट कॉज एपिलेंट बता देता है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, वो 30 दिन का जो टाइम पीरियड था उसे क्या कर सकती है, अपील का एक्सटेंड कर सकती है। अब हम सेक्शन 54D की बात करते हैं। सेक्शन 54D बात करता है पेनल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी। हमने क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी आईपीसी में भी पढ़ा है। सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी को डिफाइन करता है, whoever is a party to the criminal conspiracy to commit an offence punishable under this act shall be punished in the same manner as if he had committed such offence। जैसे हमने आईपीसी के अंदर सेक्शन 120A के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ा है और उसकी पनिशमेंट क्या है 120B के अंदर, तो उस पर्सन को भी सेम उसी तरह से क्या किया जाएगा, इस सेक्शन के अंदर भी डील किया जाएगा। सेक्शन 55 बात करता है पेनल्टी फॉर अनलॉफुली सेलिंग टू पर्सन अंडर 18 ईयर और एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन और वुमेन। इफ़ एनी लाइसेंस वेंडर, जो जिसके पास लाइसेंस है वो वेंडर और एनी पर्सन इन हिज एम्प्लॉइंग और एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ, किसके बिहाफ पे, लाइसेंस वेंडर ने उसको एम्प्लॉयड किया या लाइसेंस वेंडर के बिहाफ में कोई एक्ट कर रहा है, वो सेल करता है, डिलीवर करता है एनी लीकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन 22। सेक्शन 22 के अंदर हमने पढ़ा था कि आप सेल नहीं कर सकते हो जो 18 साल से कम के बच्चे, ठीक है,
18 ईयर से कम है उसे आप नहीं सेल कर सकते। कोई अनसाउंड है आप उनको नहीं सेंड कर सकते। जो सोल्जर है, सोल्जर के रिगार्डिंग भी हमने क्या बात करी थी इसके अंदर कि आप उनको क्या नहीं कर सकते, लिकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को सेल नहीं कर सकते। और बी पॉइंट बात करता है एम्प्लॉय और परमिट टू बी एम्प्लॉयड ऑन एनी पार्ट ऑफ हिज लाइसेंस प्रीमाइसेस एनी पर्सन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 23 के अंदर भी हमने यही पढ़ा था कि दो बात पढ़ी थी हमने, चाइल्ड के रिगार्डिंग में और वुमेन के रिगार्डिंग में, कि आप रिटर्न परमिशन जब तक नहीं लेते हो तब तक आप क्या इनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। वुमेन चाइल्ड के रिगार्डिंग में तो पूरी तरह से प्रोहिबिशन था और वुमेन के रिगार्डिंग में रिटर्न परमिशन के रिगार्डिंग क्लॉज था। तो ये बोला है 22 क्या कॉन्ट्रावेंशन में या 23 के कॉन्ट्रावेंशन में। और सी पॉइंट बात करता है परमिट डिसऑर्डरली कंडक्ट और गेमिंग ऑन अ लाइसेंस प्रीमाइसेस। डी पॉइंट बात करता है परमिट कर रहा है एनी पर्सन हु ही न्यू और हैज़ रीज़न टू बिलीव टू हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी नॉन वेलेबल ऑफेंस और एनी रिप्यूटेड प्रोस्टिट्यूट्स फॉर टू फ्रिक्वेंट हिज लाइसेंस प्रीमाइसेस। ठीक है, अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है और उसे पता है कि वो पर्सन कन्विक्टेड है वेदर और नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द क्राइम और प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, तब ये 4 चीज़ें बताइए। इस चीज़ पे अगर वो आप क्या करता है, सेल कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, परमिट कर रहा है, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। शैल इन एडिशन टू द एनी अदर पेनल्टी, और सब पेनल्टी के अलावा भी उसके क्या किया, ये एडिशन में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो कोई और पेनल्टी है वो तो लगेगी, एडिशन में ये भी है, एडिशन में इसको भी पेनल्टी को इम्पोज किया जाएगा। पेनल्टी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन, कितना, विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, 500 रुपये के तक क्या क्या कह सकते हैं, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, अब हम सेक्शन 56 की बात करेंगे। सेक्शन 56 से भी 2007 में जोड़ा है। पेनल्टी फॉर रेंडरिंग denatured spirit fit for human consumption. Whoever renders or attempts to render fit for human consumption any spirit wherever manufactured which has been denatured or any denatured spirituous preparation or has or his possession any denatured spirit or any denatured spirit preparation which has been rendered fit for human consumption or in respect of which attempt in which any alteration has been made render it fit shall be punishable with imprisonment of 2 years to 5 years and fine 2 lakh or 55,000 पर बल्क लेटर। इसे बहुत इजीली समझते हैं क्या, हमने अभी सब सेक्शन हमारा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था सेक्शन 3 का क्लॉज हमने 3 पढ़ा था। सेक्शन 3 क्लॉज 3 के अंदर हमने डीनेचर्ड के बारे में पढ़ा था। डीनेचर्ड का मतलब हमने बताया था कि जो अनफिट है फॉर ड्रिंकिंग बाय द एडिशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड करके और उसमें मिक्स करके आपको ड्रिंक के लिए दे रहे हैं, वो आपके लिए क्या है, अनफिट है। और एनी डीनेचर्ड स्पिरिचुअस प्रिपरेशन, उसके लिए भी हमने सेक्शन 3 क्लॉज 3A में पढ़ा था कि ऐसी प्रिपरेशन करना जिसमें है ना फ्रेंच पॉलिश कर दी गई है, वार्निश कर दिया गया है, प्रिपेयर्ड आउट, ठीक है, ऐसी अल्कोहल आपको तैयार करके दी है जो आपके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, उसको आप क्या कर रहे हो, रेंडर्ड कर रहे हो। ठीक है, उनकी उसके कंजम्पशन के रिगार्डिंग आपको और या अटैम्प्ट कर रहे हो, तब भी आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट शैल बी प्रेज्यूम, ये माना जाएगा, शैल प्रेज्यूम वर्ड यूज़ किया है, शैल बी प्रेज्यूम अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्ररी इज टू बी प्रूव, जब तक कि आप उसको प्रूफ नहीं कर देते दैट एनी स्पिरिट। अब यहाँ स्पिरिट का मतलब क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा था, ये हमने सेक्शन 3 की क्लॉज 21 के अंदर, सेक्शन 3 क्लॉज 21 के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर यही था कि इट मीन्स एनी लिकर कंटेनिंग अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन
वेदर इट इज़ डीनेचर्ड और नॉट। डिस्टिलेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि मतलब क्या करना, शराब को बहुत ज़्यादा पकाना, उसे बॉईल करते रहना, फिर उसको क्या भाप बनना, उस भाप को आप क्या कर रहे हो, फिर वापस कंज्यूम उसको इकट्ठा कर रहे हो, एकत्रित कर रहे हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, स्प्रिट कहलाई जाएगी। ठीक है, विच इज़ प्रूव टू ऑन अ केमिकल एनालिसिस। ठीक है, हम ये मानेंगे कि उसमें केमिकल्स है। ठीक है, हम ये प्रज्यूम करके चलेंगे कि क्या है उसमें केमिकल है, जब तक कि आप उसको प्रूव नहीं कर देते हैं। टू कंटेन एनी क्वालिटी ऑफ एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड डीनेचर्स और origin content has been derived from a denatured spirit। हमारा इस प्रेजेंटेशन क्या कह रही है कि हम उसको शेल मानेंगे कि उसमें केमिकल है, जब तक कि आप उसको डिस्प्रूव नहीं कर देते। ठीक है, अब हम सेक्शन 57 को पढ़ेंगे। सेक्शन 57 को हम डायरेक्ट से पढ़ते हैं क्योंकि पीडीएफ में कुछ करेक्शन थे। सेक्शन 57 बात करता है पेनल्टी फॉर पोजेशन ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल अनलॉफुली इम्पोर्टेड, जैसे हमने क्या किया है, मंगवाया है अनलॉफुली तरीके से। ठीक है, और एक्सेसिबल आर्टिकल के जो हमने उसको क्या करा, अपने पोजीशन में रखा हुआ है। हुएवर विदाउट लॉफुली अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अनलॉफुली क्या कर रहा है, has in his possession any quantity of any accessible article knowing the same to have been unlawfully imported, transported, manufactured, cultivated, collected or knowing is the prescribed duty has not been paid। और ये भी पता है कि उसकी कोई prescribed duty पे नहीं की है। अब आप ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ड एक्सपोर्टेड नहीं लिखा है। हम यूजुअली पढ़ते हैं इम्पोर्टेड, एक्सपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, नहीं, यहाँ पर क्या है, इम्पोर्ट के बाद है ट्रांसपोर्ट है, एक्सपोर्ट का वर्ड यहाँ यूज़ नहीं है। तो एमसीक्यू में ये चीज़ आ सकती है, इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड, तो हम क्या डायरेक्ट कर देते हैं कि इम्पोर्ट है तो इम्पोर्ट के साथ एक्सपोर्ट भी हो सकता है, नहीं। सेक्शन 57 को आप ढंग से रीड कीजिएगा। इसमें क्या है, इम्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेट, कलेक्ट, और उसे पता है कि ये ड्यूटी पे नहीं की है, शैल बी पनिश विद इम्प्रीजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ, जैसे कितने की होगी, 3 महीने की हो सकती है। और फाइन, यहाँ देखिए, यहाँ वर्ड क्या लिखा है, और, तो फाइन क्या है, कंपल्सरी नहीं है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और बोथ, जो क्या हो सकता है, 1000 तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है, और बोथ मतलब क्या होता है कि फ़ाइन भी लगा सकते हैं और इम्प्रीजमेंट भी, दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 58 की बात करते हैं। सेक्शन 58 बात करता है पेनल्टी फॉर सर्टन एक्ट बाय लाइसेंसी और हिज सर्वेंट। क्या है, लाइसेंसी और सर्वेंट ने कोई एक्ट किया है, उसके रिगार्डिंग में क्या है, पेनल्टी। हुएवर बीइंग इन होल्डर ऑफ अ लाइसेंस, वो क्या है, होल्डर है लाइसेंस का, परमिट का, पास का, जो उसको ग्रांट किया इस एक्ट के अंदर, और उसने क्या किया, किसी को एम्प्लॉय किया या उसके बिहाफ में कोई एक्ट कर रहा है, वो फेल हो जाता है। किसके लिए, पॉइंट ए बात करता है, फेल टू प्रोड्यूस, उस लाइसेंस, परमिट और ग्रांट को प्रोड्यूस करने में जो डिमांड किया है एक्साइज ऑफिसर ने और अदर ऑफिसर जो ड्यूली एम्पावर्ड है, उनको फेल हो जाता है प्रोड्यूस करने पर। बी पॉइंट बात करता है इन एनी केस नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन सेक्शन 54, जो 54 में नहीं दी गई है, पर आप क्या कर रहे हो, उसे विलफुली कॉन्ट्रावेंस कर रहे हो, जो रूल्स कहाँ मेंशन किए हैं, सेक्शन 41 और 42 में। सी पॉइंट बात कर रहा है विलफुली डज और ओमिट टू डू एनीथिंग इन ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, आप कंडीशन जो लाइसेंस के वो क्या कर रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, परमिट जो पास ग्रांट किए, नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में प्रोवाइड नहीं किया है, पर आप क्या कर रहे हो, ओमिट कर रहे हो, उसको ब्रीच कर रहे हो, तब क्या किया जाएगा, आप पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। अब ये पेनल्टी कितनी है, शैल बी पनिश्ड विथ फॉर ईच सच ऑफेंस विथ फाइन ऑफ 5000 रुपीज़, 5000 रुपये का क्या लगेगा, उस पर फाइन लगेगा। मैंने अभी यहाँ तक चैप्टर 9 के सेक्शन 58 तो को कवर किया है, और रिमेनिंग सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक यू।